छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो आगे हमारे आगे आने वाले डेरिवेशन में काम आएंगे। ठीक है, तो वो डेरिवेशन में फिर डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे। अभी थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कभी कभी ये डेफिनेशन भी एक एक नंबर पे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो पहली हेडिंग जो डेफिनेशन की है वो है रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व पहली हेडिंग है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन, इसकी परिभाषा जो है वो लिखेंगे, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या होता है कि ये प्रति एकांक लंबाई में किसी चालक तार, मान लो एक चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, इसका क्या, इसको Q आवेश दिया गया, टोटल Q आवेश दिया गया, और इस चालक तार की लंबाई L है। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व जो हो जाएगा वो प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर पूरा आवेश Q और बटे पूरी लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई में प्रेजेंट आवेश आ जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q बटे L। ये इसका डेफिनेशन, परिभाषा है, और मतलब इसका फॉर्मूला है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, Q का कूलाम, आवेश का कूलाम हो गया, L का पर मीटर, तो इसका मात्रा कूलाम पर मीटर है। ठीक है, ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। इसी के आगे अगली हेडिंग है लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, या पृष्ठीय आवेश घनत्व, या पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ये क्या होता है, किसी पृष्ठीय क्या बोलते हैं, किसी, देखो, किसी चालक के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की जगह थोड़ा सा रुक जाओ, किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल
में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते लिखेंगे इसके आगे। यदि प्लेट का, मान लेते हैं कोई प्लेट है, यदि किसी चालक, प्लेट भी हो सकती है या फिर ऐसे चालक लिख दो, किसी चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो तथा उसको Q आवेश दिया गया हो तो क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? Q बटे A क्षेत्रफल। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखो मान लेते हैं कि ये कोई चालक प्लेट है, प्लेट बनाए दे रहे हैं क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल दिखाना है, और ये इसको Q आवेश इसके पृष्ठ को दे दिया गया, प्लस Q आवेश दिया गया, सब जगह फैल जाएगा पूरे पृष्ठ में ये आवेश। अब Q आवेश जब इसे दिया जाएगा तो वो पूरे पृष्ठ में फैल जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर A है, A क्षेत्रफल है, तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व Q बटे A कर देंगे। पृष्ठीय एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा वही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब लिखेंगे आयतन घनत्व। अगली हेडिंग आयतन घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ घनत्व। अब लिखेंगे आयतन घनत्व। अगली हेडिंग है आयतन घनत्व। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे आयतन घनत्व। इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होगा? आयतन निकालना है तो ठोस सरफेस होगी जिसमें आयतन हो, तो किसी जैसे हमें किसी, अब यहाँ पे आयतन लेना है तो चाहे गोला हो, शंकु हो, या फिर गोला हो, शंकु हो, घन हो, घनाभ हो, इन सब चीज का आयतन निकलता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो किसी एक हम लिखे दे रहे हैं, गोले पे लेके गलत दे रहे हैं। ठीक है, किसी गोले के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल नहीं, प्रति एकांक आयतन, यहाँ पे आयतन है ना, ऋणात्मक घनत्व, प्रति एकांक आयतन
में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। किसका ये कह जाएगा, यहाँ पे लिख लो गोले का, गोले का आयतन घनत्व, गोले का आयतन घनत्व तो कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई गोला है, इसको जब हम Q आवेश देते हैं तो ये ठोस गोला है, इसके पूरे आयतन के अंदर प्लस Q आवेश बढ़ जाएगा, ठीक है। अचालक गोला होगा तो अंदर सब जगह फैल जाएगा, चालक होगा तो सरफेस पे ही रहेगा, इसमें फिर आयतन घनत्व नहीं निकल के आएगा। जैसे हम चालक गोले कोष पढ़ा था तो वो बाहर बाहर था, इसमें अचालक गोला है, अंदर सब जगह आवेश चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये अचालक गोला है तो क्या हो जाएगा, गोला हो गया, गोले के आयतन में सब जगह आवेश Q आवेश दिया और वो बढ़ गया, और इसका आयतन V है, तो क्या हो जाएगा, आयतन घनत्व, आयतन घनत्व के किससे प्रदर्शित करते हैं, आयतन घनत्व को आयतन घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो, आयतन घनत्व रो बराबर हो जाएगा Q बटे V, ठीक है। तो यहाँ से आयतन घनत्व रो बराबर Q बटे V, ये फॉर्मूला है आयतन घनत्व का, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे V का मात्रक मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन थी, ये आगे डेरिवेशन में काम आएगी, कभी कभी एक नंबर पे भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अब इतना ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन थी वो खत्म हो गई। अब अगली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, वो चालक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज हम बोलेंगे अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग है अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हेडिंग है अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक मान लेते हैं कि एक गोला है, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है। इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले के स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है, अचालक गोला है, ये चालक नहीं है, चालक पदार्थ का नहीं है, अचालक का है, जैसे लकड़ी हो गई और भी बहुत से चालक होते हैं। इसको जब Q आवेश दिया जाता है प्लस Q आवेश, ठीक है, तो ये अचालक गोले के पूरे आयतन में अंदर सब जगह फैल जाता है। जब चालक गोला होता है या फिर गोलीय कोष होता है तो उसके पृष्ठ पे ही रहता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चालक गोला या गोलीय कोष के पृष्ठ पे ही रहता है वैद्युत क्षेत्र, वो आवेश। लेकिन जब अचालक गोले को हम आवेशित करते हैं, Q आवेश देते हैं, तो ये पूरे आयतन में फैल जाता है। तो लिखेंगे माना स्मॉल r त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसको प्लस Q आवेश देने से, चलो लिख दे रहे, माना स्मॉल r त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसको
प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश गोले के संपूर्ण है लिखा है, ठीक है, संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। अब क्या हमको क्या करना है, हमको इसके चारों साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ भी 3 बिंदुओं पे निकलेगी, एक बाह्य बिंदु पर, एक पृष्ठ पर और एक आंतरिक बिंदु पर। तो इस अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर पृष्ठ पर व आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें जोड़ लो, चलो हमें इस अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर व आंतरिक बिंदु पर, बाह्य बिंदु कहीं यहाँ कहीं भी हो सकता है, बाह्य बिंदु पृष्ठ पूरे पृष्ठ में किसी भी जगह पे, आंतरिक बिंदु पे कहीं पे, 3 जगह पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहली हेडिंग निकालेंगे, इसी में 3 बिंदु हैं, तीनों में एक एक करके निकालेंगे। पहले लिखेंगे बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बाह्य बिंदु पर हेडिंग है बाह्य बिंदु पर, पहला नंबर इसी में बाह्य बिंदु पर, पहला नंबर लिखेंगे बाह्य बिंदु पर। जब बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो मान लेते हैं कि इस बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कि इसकी केंद्र, इसका गोले का केंद्र अगर O है तो O से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे। O से इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं कि कैपिटल R है। ठीक है, तो कैपिटल R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, माना लिखेंगे, माना केंद्र से बाह्य बिंदु पर, फिर उसके बाद बाह्य बिंदु की कंडीशन भी लिख दो यहीं पे। बाह्य बिंदु की कंडीशन क्या होगी, जब ये कैपिटल R ग्रेटर देन होगा स्मॉल r से, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r ये होगा तो बाह्य बिंदु होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो मान अब लिखेंगे, माना क्या गोले के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि बिंदु P से R दूरी पर एक, वो O से R दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र, तो P है बिंदु जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पे हम एक काल्पनिक
गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। DA क्षेत्रफल का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसका वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इस पृष्ठ की दिशा DA वेक्टर की दिशा दोनों एक ही है, ऐसा हम मानेंगे। तो यही लिखना है। बिंदु O को केंद्र मानकर कैपिटल R त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके पृष्ठ पर बिंदु P है, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P है। ठीक है, अतः बिंदु P पर क्या करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA की कल्पना करने पर। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA की कल्पना कर लेंगे। तो DA की कल्पना करने पर, कल्पना करने पर ना लिखो, कल्पना करेंगे। ठीक है, तो कल्पना करेंगे। अब चूंकि DA तथा E दोनों की दिशाएं एक ही हैं, DA वेक्टर तथा E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की दिशाएं एक ही हैं। ठीक है, मिटा दे इसके आगे जगह नहीं है। तो DA और इनकी दो दिशाएं एक ही हैं, अतः सूक्ष्म क्या बोलते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर DA से निर्गत फ्लक्स होंगे अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई बराबर E इंटू DA। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई का समाकलन हो जाएगा, d फाई का समाकलन, और दूसरी साइड E DA का भी समाकलन। तो d फाई का समाकलन आ जाएगा फाई और E DA का समाकलन आ जाएगा E इंटू A। तो अगली बार से जब कराएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स E इंटू A एक साथ लिखा दिया करेंगे। ठीक है, ये ऐसा
ए अगर गोला होगा तो गोले का क्षेत्रफल लिख देंगे, अगर कुछ और चीज होगी तो उसका क्षेत्रफल रख दिया करेंगे। तो फाई संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू ए आ गया। ये क्योंकि जो गोलीय पृष्ठ है, पृष्ठ जो है वो गोली है, अतः गोले का क्षेत्रफल यहाँ पे एक जगह लिख देंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा E इंटू 4 पाई, और गोले का क्षेत्रफल ये बड़ा वाला गोला है यहाँ गोलीय पृष्ठ, तो कैपिटल R है इसकी त्रिज्या, तो कैपिटल R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से क्या पता है, फाई इज इक्वल टू होता है Q बटे एफ साइन नॉट। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हम थोड़ा लाइट समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या आएगा, समीकरण 1 2 की तुलना करें, इधर दोनों साइड में फाई फाई है, फाई फाई बराबर है, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। तो क्या E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। ये पहले भी कर चुके हैं, गोली कोर्स में भी ऐसा ही प्रोसेस किया था, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर वैद्युत की तीव्रता E बराबर 1 बटे 4 पाई R स्क्वायर इंटू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़े से अरेंज कर लेते हैं ताकि लिखने लगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले आएंगे और Q बटे R स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब, जब जो बाह्य बिंदु पर, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है। जहाँ बाह्य बिंदु क्या है, कितनी दूर पे है, केंद्र से r दूरी पर जब बाह्य बिंदु है तब ये क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे जैसे r बदलेगा वैसे वैसे तीव्रता बदलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोले के पृष्ठ पर तो सेकंड नंबर डालेंगे, गोले के पृष्ठ पर तीव्रता ही निकाल रहे हैं, बस गोले के पृष्ठ पर हेडिंग डाल देंगे सेकंड नंबर की। तो गोले के पृष्ठ पर लिखेंगे सेकंड नंबर, गोले के पृष्ठ पर। तो जब गोले का पृष्ठ हो जाएगा तो ये हमारा जो बिंदु P है ये पृष्ठ पे कहीं आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम घटा के इस बिंदु को यहाँ पे ले जाते हैं तो ये पृष्ठ पे आ जाएगा। तो गोले पे पृष्ठ पे कंडीशन क्या लगेगी, हमारा स्मॉल r जो है वो कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर हो जाएगी, तो गोले के पृष्ठ पे हम पहुंच जाएंगे। और हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है ये यहाँ ना हो करके, काल्पनिक पृष्ठ जो बनाया है वो यहाँ नहीं होगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ये भी पहुंच जाएगा गोले के पृष्ठ पर ही। यहीं पे इसी गोले के पृष्ठ पर ही काल्पनिक पृष्ठ भी बन जाएगा ऊपर से, इसी के ऊपर से डॉट, ठीक है। तो यहीं पे हमारा काल्पनिक पृष्ठ भी आ जाएगा। तो जब गोले के पृष्ठ पर जाएंगे तो हमें पूरा वैसा ही डेरिवेशन है जैसा ये पुराना वाला किया है। तो हम सीधे यहाँ कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख देंगे, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r दोनों बराबर होते हैं। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R की जगह स्मॉल r हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बस ये हो गई गोली के पृष्ठ पर। ऐसे ही हमने गोली कोष का भी किया था, बाहर जितनी आई थी उसी का स्मॉल r के बराबर कर दिया था, पृष्ठ पे भी उतनी आ गई थी, बस स्मॉल r के बराबर कैपिटल R हो गया था। दोनों कंडीशन गोली कोष वाली ही यहाँ भी लगती हैं।
अब पतलती आंतरिक पृष्ठ पर जब निकालेंगे तो गोलीय कोष में 0 आया था, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि आंतरिक बिंदु पर यहाँ आवेश होगा, क्योंकि आवेश जो है वो अचालक गोले में आयतन में बढ़ता है, ठीक है, पूरे आयतन में फैल जाता है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे आंतरिक बिंदु पर, लिखेंगे गोले के आंतरिक बिंदु पर। थर्ड नंबर, चाहे आंतरिक बिंदु पर लिखो चाहे गोले के आंतरिक बिंदु पर लिखो, बात वही है, ठीक है। तो गोले के आंतरिक बिंदु पर, तो जब गोले के आंतरिक बिंदु की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा स्मॉल r से कैपिटल R जो है छोटा हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कैपिटल R का मान कम हो जाएगा, यानी ये ज्यादा बड़ा और ये घट करके यहाँ से भी हट करके और अंदर किसी बिंदु पे आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे अब हम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ स्मॉल r जो है और कैपिटल R सिर्फ इतना ही बचा, O से लेकर के ये P तक की दूरी को हम कैपिटल R बोलेंगे। तो इसका भी बनाना हो तो अलग से चित्र इसका भी बना लेना, इस बार चित्र सिर्फ इतना बचेगा और हमारा गॉसियन पृष्ठ अब जो हम कल्पना करेंगे वो यहाँ होगा। तो स्मॉल r से छोटा हमारा इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो O से कैपिटल R दूरी पर बिंदु P होगा, तो O को केंद्र मानकर कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, जहां पे वैसे ही छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल dA होगा, ठीक है। इस dA की दिशा और E की दिशा दोनों एक ही होगी, बस ऐसे ही है। ये तीसरे पार्ट का चित्र हो गया और ये कंडीशन है, तो अलग से तीसरे पार्ट का चित्र ये कहलाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे आंतरिक बिंदु, आंतरिक पृष्ठ से निर्गत, वो गोलीय पृष्ठ से जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है, तो काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, सीधे लिख रहे हैं काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे तो वो होगा फाई बराबर E इंटू ए, जहां पे फाई बराबर E तो ठीक है, A क्या होगा, A ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा इतने बस का, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया फ्लक्स से संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर से अपने काम का है। अब लिखेंगे, अब क्योंकि पूरा आवेश हमने Q दिया है, ठीक है, टोटल जो हमने शुरू में आवेश दिया है वो Q था, लेकिन Q आवेश पूरा जो है हमारे वो काल्पनिक पृष्ठ के अंदर नहीं है, ये अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि यही अब पार्ट है जो थोड़ा अलग है। देखो Q आवेश हमने पूरे आयतन में दिया है, लेकिन हमारे काम का जो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया है उसका वो सिर्फ इतना गोलीय पृष्ठ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर का अगर आवेश जो है वो मान लेते हैं Q डैश है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आवेश Q डैश है तो ये Q डैश हमारे काम का आवेश है, बाहर का पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उसका फ्लक्स हमको नहीं चाहिए है, क्योंकि हमारे पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है वही हमारे काम का रहता है, ठीक है। गॉस के नियम के हिसाब से हम जब वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं फाई, तो वो बद्ध आवेश होता है, पृष्ठ से बद्ध आवेश, काल्पनिक पृष्ठ के अंदर का आवेश, तो वो Q डैश है, ना कि टोटल Q तो ये Q का कुछ भाग बाहर रह गया हमारे काल्पनिक पृष्ठ से। अब हम ये मान लेते हैं कि Q डैश जो है वो क्या है, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर का आवेश है, तो लिखेंगे
लिखेंगे यदि काल्पनिक पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ जो भी लिखना चाहो, यदि काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश q डैश हो, यदि काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश q डैश हो तो गॉस की प्रमेय से क्या होगा? गॉस की प्रमेय से फाई जो है, गॉस की प्रमेय से क्या होगा? पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स लिखे देना चाहिए। काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई, क्योंकि यहाँ फाई ही लिया है निर्गत संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ में, तो वो भी यहाँ भी फाई ही होगा। फाई बराबर आवेश जो उसके अंदर हो, काल्पनिक पृष्ठ के अंदर का आवेश, ये q डैश है, तो यहाँ q डैश बटे क्या होता है? एफ साइन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे, बता दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने, तो 1 और 2 की समीकरण की तुलना करेंगे तो क्या आएगा? समीकरण 1 में फाई था और 2 में फाई था, मिटा दिए गए। तो ये समीकरण 1 जो आया था वो क्या आया था? फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट q बटे क्या था यार, समीकरण 1 यहाँ पे लिखे थे, कहाँ ये लिखा हुआ है? अरे ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, सॉरी, ये लिखा हुआ दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है। फाई बराबर e इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 जो था वो था q डैश बटे एफ साइन नॉट। 1 और 2 दोनों साइड ये बराबर है, फाई है, तो दूसरी साइड भी बराबर कर देंगे, तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q डैश बटे एफ साइन नॉट। इसको अरेंज कर लेंगे तो e बराबर 1/4 पाई कैपिटल R स्क्वायर q डैश बटे एफ साइन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से e बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट इधर ले आओ, q डैश बटे R स्क्वायर। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये q डैश थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, क्योंकि q डैश हमें शुरू में हमने आवेश q दिया था, जो हमें मालूम होता है कितना आवेश चालक को दिया गया है, लेकिन q डैश हमें मालूम नहीं होता, तो q डैश को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा q के पदों में। तो उसके लिए हम फिर से आगे कुछ करेंगे, तो उसके लिए इसको समीकरण नंबर 3 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 3 है और इसको यहीं पे अभी रोक लेते हैं समीकरण 3 को। इसके आगे, इसी के आगे लिखेंगे, इसी के नीचे मतलब सीधे लिखेंगे, हम अलग से लिख दे रहे हैं, तो इसी के आगे लिखना है। ठीक है, हम ये मिटा दे रहे हैं ऊपर, इसके आगे लिखना है, इसी के आगे लिखेंगे। क्या होता है कि चाहे गोले के पृष्ठ की बात करें, चाहे किसी भी बिंदु पर, गोले के आयतन में किसी भी बिंदु पर क्या होता है, आयतन घनत्व जो होता है वो सब जगह बराबर होता है, तो वही हम लेंगे। एक तो गोले के पृष्ठ पर या गोले के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, तो लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर,
के पृष्ठ पर व गोले के अंदर आयतन घनत्व बराबर ही होता है। तो क्या होता है कि आयतन घनत्व तो चाहे हम पृष्ठ पे जाके लें चाहे अंदर किसी बिंदु पे लें, सब जगह बराबर होता है। तो हम यही करने वाले हैं, एक बार पृष्ठ पे आयतन घनत्व लिखेंगे और एक बार ये इस वाले काल्पनिक पृष्ठ पे आयतन घनत्व लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर आयतन घनत्व। गोले के पृष्ठ पर आयतन घनत्व कितना हो जाएगा? अतः गोले के पृष्ठ का आयतन घनत्व सिग्मा जो होता है वो रो जो होता है रो, तो वो होता है Q, क्योंकि पृष्ठ पे जब जाएंगे तो पूरा आवेश आएगा। जब पृष्ठ की बात कर रहे हैं यहाँ की, तो पूरा आवेश अंदर है, तो Q आवेश पूरा लेंगे, Q बटे, ठीक है, और यहाँ का आयतन, तो आयतन कितना होता है पृष्ठ घनत्व के लिए? Q बटे आयतन। तो आयतन यहाँ का V है, V कितना है? ये वाला गोले का आयतन, तो ये गोले का आयतन कहलाएगा 4/3 पाई, और ये गोले का त्रिज्या पूरी त्रिज्या लेंगे क्योंकि यहाँ तक का आयतन लेना है पूरा पृष्ठ तक का, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। और ये बराबर होगा आंतरिक काल्पनिक पृष्ठ जो बना है उसके पृष्ठीय घनत्व के। तो उसका पृष्ठीय घनत्व वहाँ काल्पनिक गोले के अंदर कितना आवेश है? वो Q डैश है, और उसका आयतन कितना कहलाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई कट जाएगा, यहाँ से हमको Q डैश निकालना है, इधर कर दे रहे हैं इसी के आगे, ठीक है। तो Q डैश कितना हो जाएगा? अगर Q डैश निकालें तो Q डैश बराबर ये इधर चला जाएगा Q इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल r, और ये पूरा क्यूब लग जाएगा क्योंकि कैपिटल R क्यूब और ये बटे में स्मॉल r क्यूब है ही, तो Q डैश का मान आ गया Q डैश बराबर Q इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल r का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस Q डैश के मान को समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे Q डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में Q डैश का मान रख दो, तो E बराबर समीकरण 3 पीछे नीचे ही लिखा है, इसके क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q डैश इसकी जगह लिखना है Q कैपिटल R बटे स्मॉल r क्यूब बटे कैपिटल R का स्क्वायर। इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं समीकरण 3 हो गया, इसमें मान रख दिया हमने। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसी के आगे, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखो कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये जो स्मॉल r का क्यूब है ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, सिंगल r बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R बटे स्मॉल r क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही होगा, जहां पे कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है केंद्र से आंतरिक बिंदु तक की दूरी, स्मॉल r क्या है? गोले की कोस या गोले अचालक गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, और यही सबसे अलग है तीसरा पॉइंट आंतरिक बिंदु पर, तो इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीनों कंडीशन खत्म होती हैं, और इसके आगे अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो आगे पढ़ाएंगे वो होगा अनंत चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अच्छे से कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और जो अगला लेक्चर है अनंत चालक प्लेट, वो भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसे मिस नहीं करना है, पढ़ लेना। ओके, थैंक यू, बाय।